वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है समानुपात। समानुपात का यह पहला पार्ट है। तो आइए इसके संबंध में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। परिभाषा दिया है, वह समीकरण जो यह प्रदर्शित करता है कि दो अनुपात बराबर हैं समानुपात कहलाता है। साथियों, पिछले वीडियो में पिछले जो टॉपिक है, पिछले चैप्टर में हमने अनुपात के संबंध में चर्चा किया है। अनुपात में हमने ये देखा कि दो राशियां जो सजाती राशियां हैं, सजाती जो पद हैं, उनका आपस में जो संबंध है अनुपात के रूप में हमने देखा था। अब यहाँ पर समानुपात क्या चीज़ है? जब दो अनुपात बराबर होंगे तो उनको हम समानुपात कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे A/B एक अनुपात है और दूसरा है C/B। A/B और C/D है ना। A/B के बराबर C/D है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं समीकरण के रूप में? A/B बराबर C/D समानुपात है। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको और क्या किस रूप में समझ सकते हैं? A/B बराबर C/D का अर्थ क्या होगा? A का B से जो अनुपात है, A का B से जो अनुपात है वही अनुपात C का D से है, ठीक है। A का B से जो अनुपात है वही अनुपात C का D से, अर्थात A/B बराबर किसके? C/D के। इसी को ही हम समानुपात कहते हैं। और इसके संबंध में जो चिन्ह है, समानता का चिन्ह को हम जो जिस रूप में दर्शाते हैं उसको समानुपात का चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि आप स्कूल के समय में इससे संबंधित प्रश्न जरूर बनाए होंगे, प्रश्नों को जरूर हल किए होंगे। तो ये इसका चिन्ह, समानुपात का जो चिन्ह है, अनुपात के चिन्ह पिछले वीडियो में हमने देखा है, पिछले चैप्टर में देखा है। तो अनुपात के चिन्ह की तरह ही दो बार अनुपात का चिन्ह आप लगा देंगे पास पास, तो ये समानुपात का चिन्ह बन जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे दर्शाते हैं, A/B समानुपात C/D। इसी को और कैसे लिख सकते हैं? A/B समानुपात C/D। ये तो अब समानुपात के बारे में हो गई। अब इसमें से जो पद हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, समानुपात के पद क्या हैं। A और D, इस जो समानुपात में A और D जो बाह्य पद हैं, ये बाह्य पद कहलाएंगे A और D। और इसमें देखिए B और C जो अंदर है, इसको हम अंतः पद या आंतरिक पद कहेंगे। तो बाह्य पद और आंतरिक पद, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब प्रश्नों को हल करते रहेंगे तब गुणा जब करने की बारी आएगी तो उस समय बाह्य पदों का गुणा करेंगे और आंतरिक पदों का आपस में गुणा करेंगे। तो आंतरिक पदों का जो गुणा होगा और बाह्य पदों का जो गुणा होगा ये बराबर होगा। कैसे होगा? आप यहाँ पर देख सकते हैं A/B और C/B। यहाँ पर देखिए B और C क्या है? आपस में आंतरिक पद हैं, इनका तिर्यक गुना होगा। A और D देखिए बाह्य पद हैं, इनका आपस में गुना होगा, तिर्यक गुना है ना। तिर्यक गुना जैसे होगा तो B और C ये आंतरिक पद आप देख सकते हैं, और A और D ये बाह्य पद, इसे आप देख सकते हैं। A और D बाह्य पद हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। B और C आंतरिक पद हैं। इनका जब आपस में तिर्यक गुना होगा तो B और C मतलब आंतरिक पदों का जो गुना होगा, बाह्य पद जो है A और D इनके बराबर होगा। तो इसकी जगह पे जो भी हम संख्या प्रश्नों को हल करते समय रखेंगे तो आंतरिक पदों का गुणनफल जो होगा और आंतरिक और बाह्य पदों का गुणनफल एक दूसरे के बराबर होगा। इसके बाद इसके संबंध में थोड़ा अंतर है, इसे हम समझ लेते हैं। अनुपात और समानुपात में अंतर। अनुपात में क्या हमने देखा था? दो पद होते हैं। अनुपात में क्या कितने पद होते हैं? दो पद, दो सजाती पद होना आवश्यक था। समानुपात में चार पद होंगे, ठीक है। समानुपात के चिन्ह के पहले दो पद और समानुपात के चिन्ह के बाद दो पद। बराबर का जो चिन्ह है उसके पहले दो पद और बराबर के चिन्ह के बाद के दो पद। अनुपात में दो सजाती राशियों की हम क्या करते थे? तुलना करते थे, उनके संबंध करते थे ना, भाग के माध्यम से। कितना गुना है या कितना उसका भाग है, ये हम अनुपात में पिछले वीडियो में देखे हैं। समानुपात में क्या है? दो अनुपातों की तुलना करेंगे, है ना। दो अनुपात, है ना। अनुपात हमने देखा है क्या चीज़ है? दो सजातियों की तुलना है। और समानुपात क्या चीज़ है? दो अनुपात की तुलना है। फिर से इसको समझ लीजिए, अनुपात में दो सजाती राशियों की तुलना और समानुपात में अनुपात की ही तुलना, दो अनुपात की तुलना, ठीक। तो यहाँ पर उनकी समानता व्यक्त करते हैं, तुलना के रूप में उनकी जो समानता है वो व्यक्त करते हैं। समानुपात मतलब समधन अनुपात, जो अनुपात आपस में बराबर है उसको ही समानुपात कहते हैं। इसके बाद अगला लाइन, समानुपात में सभी राशियों का सजाती होना आवश्यक नहीं। सभी राशियों का क्या?
सजाती होना आवश्यक नहीं है, परंतु जो दो राशियां हैं सजाती और अंतिम दो राशियां हैं वो सजाती। फिर से समानुपात में सभी राशियों का सजाती होना आवश्यक नहीं है। ठीक, प्रथम जो दो राशियां हैं ये सजाती होंगी और अंतिम दो राशियां ये सजाती होंगी। अनुपात में क्या था, दोनों राशियों का सजाती होना आवश्यक था। फिर उसके बाद आगे समानुपात में बाह्य पदों का जो है गुणनफल क्या है, अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होगा। पिछले पेज में मैंने बताया बाह्य पद का जो गुणनफल है अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अनुपात में ऐसा कोई नियम हम नहीं पढ़े। ठीक है, तो ये अनुपात और समानुपात के कुछ अंतर है, इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। आइए इसके संबंध में कुछ प्रश्न हल करते हैं, कुछ छोटे और सरल प्रश्न, ताकि समानुपात के संबंध में थोड़ी बहुत समझ हमारे विकसित हो सके। परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं अगले वीडियो से हम उसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें थोड़ा सा सरल और छोटे प्रश्न ताकि समानुपात को समझ सकें। तो पहला प्रश्न है 7 तथा 28 का माध्य समानुपाती ज्ञात करो। यहाँ पे देखिए 7 और 28 दिया है, माध्य समानुपाती बोल रहा है ज्ञात करने, मतलब एक पद और याद करना है। समानुपाती में हमने पिछले पेज में पढ़ा 4 पद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमको 2 ही पद दिया है, 7 और 28 दिया है। ठीक, समानुपात में हमने पढ़ा है 4 पद होंगे, तो एक पद याद करने बोला है माध्य समानुपाती। हमने क्या मान लिया, x मान लिया है। ठीक, माध्य समानुपाती हमने क्या माना है, x माना है। हमारे पास एक पद दिया है 7 और अंतिम पद दिया है 28। प्रथम पद 60, अंतिम पद 28। बीच का पद जो है हमने माध्य समानुपाती क्या माना है, x मान लिया है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का प्रश्न पूछेगा, वितत अनुपात एक रूप में पूछेगा, वितता अनुपात या सतत अनुपात में है ऐसा कुछ बोलेगा, या माध्य समानुपाती प्रथम तृतीय ऐसा कुछ प्रश्न में पूछेगा, आप ये मान के चलिए कि वो वितत अनुपात में है और या सतत अनुपात। अब आप बोलेंगे वितत अनुपात क्या है और ये सतत अनुपात क्या है सर? तो जब 3 जो सजातीय राशियां हैं, एक बार फिर से सुनिए, जब 3 सजातीय राशियां हैं उसमें पहली और दूसरी राशि का जो क्रम होगा, जैसे इसमें आप समझेंगे तो ये पहला और दूसरा का जो अनुपात है इसका अनुपात वही होगा जो दूसरा और तीसरा का अनुपात होगा। एक क्रम में होगा, है ना, पहला दूसरा और तीसरा। तो पहला और दूसरा का जो अनुपात है वही दूसरा और तीसरा का अनुपात होगा। इसी को ही हम सतत या वितत अनुपात कहते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 संख्याएं दी हैं 7 और 28, बीच का नहीं दिया है, तो ये मान के चलते हैं हम माध्य समानुपाती जो है x मान लिया है। ठीक, तो x का संबंध प्रथम से भी वही रहेगा और x का संबंध जो प्रथम के साथ प्रथम और द्वितीय का जो संबंध है इसमें माध्य को हमने x माना है, तो x का संबंध जो 7 के साथ है और वही अनुपात जो है ना, वो 28 के साथ रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 7 अनुपात x का जो संबंध है वही x अनुपात 28 का रहेगा। ठीक, जब भी माध्य समानुपाती में आप गणना करेंगे तो उसकी 2 बार आप यहाँ पे इसका डबल रोल हो जाता है। ठीक है, इसकी दोहरी भूमिका हो जाती है, प्रथम पद के साथ भी कनेक्शन और अंतिम पद के साथ भी कनेक्शन। क्यों? क्योंकि समानुपात में 4 पद होते हैं और यहाँ पर हमको 3 ही पद दिए हैं, तो गणना करते समय जो मध्य का पद होगा ये 2 बार इसका प्रथम पद के साथ कनेक्शन रहेगा संबंध और अंतिम पद के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप 2 बार तो लिखेंगे, पहला प्रथम पद के साथ अनुपात और दूसरा अंतिम पद के साथ अनुपात। फिर से x हमने जो माना है माध्य समानुपात, ये प्रथम पद के साथ भी अनुपात और द्वितीय पद का फिर अंतिम पद के साथ, तृतीय बोल सकते हैं, अंतिम बोल सकते हैं, उसके साथ अनुपात रहेगा। तो अब किस रूप में लिख लिए, 7 अनुपात x, है ना। अब क्रम इसको आगे पीछे नहीं करेंगे, x को आगे मत करिए। प्रथम पद 7 दिया है, अंतिम पद 28 दिया है, मध्य का बोला है तो इसको बीच में ही रखेंगे आप। ठीक है, तो पहला पद आप 7 रखेंगे, अनुपात x। ठीक, और x मध्य का है तो 28 से पहले रखेंगे आप, 28 को लास्ट में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रथम और अंतिम दिया है उसके बीच में x को रखेंगे जब माध्य समानुपाती की गणना कर रहे हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 7 अनुपात x, समानुपात का चिन्ह और x अनुपात 28। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद मैंने बताया था पहले पेज में कि बाह्य पद का जो है आपस में गुना होगा और
आंतरिक पदों का गुना होगा। ठीक है, यहाँ बाह्य पद क्या है 7 और 28 है, आंतरिक पद क्या है x, है ना। तो इसको और किस रूप में आप लिख सकते हैं 7/x और x/28, मतलब इसको 7:x को 7/x और x/28। अगर इस लाइन को आप नहीं लिखते हैं तो भी चल जाएगा, सीधे ये वाले लाइन पे भी आ सकते हैं आप, सीधे तीसरे ये इस लाइन पे भी आप आ सकते हैं। अगर यहाँ तक आप समझ गए होंगे तो इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। आंतरिक पदों का जो गुणनफल है और बाह्य पदों का गुणनफल को आप समझ गए हैं तो सीधे यहाँ पे आप गुना कर सकते हैं। x का x से करेंगे तो x स्क्वायर, 7 का 28 से करेंगे तो 7 गुना 28। तो ये वाला जो स्टेप है लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर 7 गुना 28 को कैसे लिख सकते हैं, 7 तो रहेगा ही, 28 को 7 गुना 2 गुना 2, या फिर डायरेक्ट गुना करके उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, या फिर इसको हमने विस्तारित कर दिया है। आप चाहे तो 28 गुना 7 जो भी गुणनफल है उसको लेके सीधा वर्गमूल निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, इसको हमने हल किया है ना, वर्गमूल निकाल दिया है। जब इसका वर्गमूल निकाला है तो यहाँ पर देखिए 7 और 2, इसका हमने वर्गमूल 7 और गुना 2, ठीक है। तो इसको वर्गमूल निकालने में आसानी होगी, इसलिए इसको विस्तारित रूप में हमने लिखा है। अब x बराबर 7 गुना 2, x का मान 14, तो ये इस तरह से इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है 16 और 24 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करो। अभी हमने क्या किया था माध्य, अब हमको निकालना है तृतीय समानुपाती, हमने x मान लिया। ठीक, तो 16 और 24 एक अनुपात है और हमको तृतीय समानुपाती याद करना। मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि जो माध्य रहेगा जब वितत अनुपात में, सतत अनुपात में है, 3 ही जब पद दिए हैं तो उस कंडीशन में, जब 3 राशियां दी हैं, 3 पद दिए, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो मध्य का पद है उसका आप 2 बार कनेक्शन रखेंगे, एक पहले पद के साथ और दूसरा अंतिम पद के साथ। फिर से देखिए 16 और 24 दिया है तो इसका जो अनुपात है वही 24 और x का हुआ। x क्या चीज़ है, तृतीय समानुपाती हमने मान लिया है। चलिए फिर इसको हल करते हैं। 16:24 समानुपात 24:x, है ना। उसके बाद इसको बट्टे में कर दिया, 16/24 और 24:x को 24/x। अगर आप आंतरिक और बाह्य पद का गुणनफल समझ गए हैं, जो मैंने पहले पेज में समझाया है, आंतरिक पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का, तो डायरेक्ट आप इस लाइन पे आ सकते हैं। ये लाइन आपको लिखने की, ये बट्टे में कन्वर्ट करने की एक स्टेप आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा आप 16x कर देंगे और 24 गुना 24 कर देंगे, ये वाली लाइन। तो ये लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लिख लेते हैं तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, और नहीं लिखते हैं तो डायरेक्ट ये वाली लाइन पे आ सकते हैं। तो 16x और 24 गुना 24, ठीक। x का मान 16 गुना में है, पक्षांतर के बाद यहाँ पे बट्टे में आ गया और इसका उत्तर आ जाएगा 36। ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंतिम 3 पद 2, 3 और 6 हैं, प्रथम पद क्या है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4 पद होने चाहिए, तो यहाँ पे 3 पद दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है। तो यहाँ पे ये वितत अनुपात या सतत अनुपात का रूप नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 3 पद दिया हुआ है, 2, 3 और 6। हमको पहला पद याद करना है, मतलब चौथा पद याद करना है। अगर सिर्फ 2 पद देता और तीसरा पद की गणना करने बोलता तो उसको सतत अनुपात या वितत अनुपात में हम लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 पद हमको दे चुका है और चौथा पद की गणना करना है, याद करना है। तो हमने चौथा पद जो है, प्रथम पद जो है ना, 3 पद दिए हैं और जो चौथा पद है वो कौन सा, प्रथम पद याद करना है। ठीक है, तो प्रथम पद x माना है हमने, और प्रश्न में देखिए अंतिम 3 पद मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 पद दिए हैं और पहला पद जो है वो ज्ञात करना। प्रथम पद हमने x मान लिया, फिर से इसको रख लेते हैं, x/2 समानुपात 3/6। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी किस तरीके से फ्रेम करना है, क्योंकि दूसरा, तीसरा और चौथा अंतिम जो पद है प्रश्न में दिया है, पहला पद हमने क्या मान लिया है, x मानना है। तो x/2 समानुपात 3/6। आगे हल करेंगे तो फिर से इसको बट्टे में लिख लिया, x/2 और 3/6। यहाँ आंतरिक और बाह्य पदों का जो गुना है, ये अगर आप जान रहे हैं, समझ गए हैं, तो सीधे इस स्टेप पे आ सकते हैं। x का 6 से 6x और 2 का 3 से 2 गुना 3, फिर से x, ये 6x और
ये 2 गुना 3। अगर बटे में किए हैं तो तिर्यक गुना, तो x और 6 ये 6x हो गया, 2 गुना 3 ये x बराबर ये जो 6 गुना में है बटे में चला गया, तो इस तरीके से 1 जो है ये हमारा उत्तर होगा। प्रथम पद का मान 1 आएगा। 48 रुपये, 36 रुपये तथा 4 मीटर का चतुर्थ समानुपाती बताओ। अब मैंने पहले पेज में चर्चा किया है कि अनुपात में तो सजाती होना आवश्यक था, लेकिन जो समानुपात है उसमें चारों पद सजाती होना आवश्यक नहीं है। लेकिन पहले जो पद का अनुपात है, पहले और दूसरे का जो अनुपात है वह उसके बराबर जो है तीसरे और चौथे का अनुपात होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पहले और दूसरे पद का सजाती होना और तीसरे और चौथे पद का सजाती होना आवश्यक है। तो यहाँ प्रश्न में आप देख सकते हैं कि जो 48 रुपये और 36 रुपये है ये मुद्रा के रूप में है, और 4 मीटर जो है ये अलग उसके मात्रा के उसमें मानक के रूप में है इसकी, जो हम लंबाई नापने में यूज करते हैं मीटर, तो उसके रूप में है ये मानक 4 मीटर, और रुपए जो है मुद्रा के रूप में है। अलग अलग इकाई है ये, है ना। तो रुपए वाले को जो संबंध है वही 4 मीटर का एक चतुर्थ समानुपाती से संबंध होगा, उसको हमको ज्ञात करना है। तो देखते हैं चतुर्थ अनुपाती या चतुर्थ समानुपाती हम क्या है, x मीटर मान लिए हैं। पहला अनुपात क्या है, प्रश्न में आप देख सकते हैं 48 और 36, तो 48/36 कर दिए। चौथा जो अनुपात हमने रखा है x, तो तीसरा दिया है 4, तो दूसरा अनुपात हम क्या रखेंगे 4/x। ठीक, तो समानुपात में 2 अनुपात होंगे, पहला अनुपात 48/36 और दूसरा अनुपात 4/x। ठीक, x हमने चौथा माना है इसलिए। अब इसको समानुपात के रूप में फ्रेम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 48/36 बराबर 4/x। तिर्यक गुना कर सकते हैं। ठीक, 48 और x का गुना 48x, 36 गुना 4 एक साइड पे। x बराबर क्या होगा, 48 यहाँ पर बटे में चला गया, 36 गुना 4/48। x बराबर जो आएगा ये 3 मीटर। ठीक है, ये जो आएगा आप 3 मीटर में लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में 4 मीटर का चतुर्थ समानुपाती पूछा है, तो यहाँ पर 3 मीटर में आप लिखेंगे, ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, a और b के वेतन का अनुपात वही है जो b तथा c के वेतन का है। a और b के वेतन का अनुपात वही है जो b तथा c के वेतन का अनुपात है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं a b c कंटिन्यू है, जो हमने पहले प्रश्न में पढ़ा है, समझा है। वितत अनुपात और सतत अनुपात क्या चीज़ है, क्रम से जब से आते हैं a b c कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पे 3 ही है। अगर 4 होते तो हम इसको वितत अनुपात की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 4 पद हो जाते तो समानुपात की जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं, है ना। तो a b c 3 ही यहाँ पर हो जा रहे हैं, और क्या बोल रहा है कि तीनों का वेतन जो है वो a और c का वेतन दिया है, b का वेतन हमको ज्ञात करना है। फिर से a और b का वेतन का अनुपात वही है जो b और c के वेतन का है। a और c के वेतन क्रमशः क्या दिया है, 160 रुपये और 250। b का वेतन हमको ज्ञात करना है। हमने पहले प्रश्न में देखा है माध्य समानुपाती, तो यहाँ पर देखिए b का वेतन हमने x माना है। ठीक, b का वेतन x माना है, a का वेतन प्रश्न में दिया है 160 और c का वेतन 250 प्रश्न में दिया है, आप देख सकते हैं, है ना, 160 और 250। ठीक है, a का और c का। b का वेतन हमने x माना है, और मैंने बताया है कि जब भी माध्य समानुपाती की गणना करेंगे तो आप वितत अनुपात में है, सतत अनुपात में है, अगर 3 ही पद दिए हैं, जैसे इसमें 2 पद दिए हैं और तीसरा पद याद करना है, तो 3 ही पद जब है इस रूप में, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे। a और ये प्रथम और दूसरा जो पद है, a और b का संबंध, वही b और c का दूसरा और तीसरे का संबंध, है ना, प्रथम और द्वितीय पद और द्वितीय और तृतीय पद। ठीक, तो यहाँ पर a और b है, a का 160 है, b का x, तो 160 अनुपात x। उसके बाद समानुपात जो है b और c का है, b का फिर से x और c का कितना है 250। फिर से यहाँ समझ लीजिए, a और c का दिया हुआ है, b का हमने x माना है। ये 2 बार क्यों यूज होगा, पहले प्रश्न में हम समझ चुके हैं, माध्य समानुपाती की गणना कर रहे हैं, 3 ही पद हैं और समानुपात के लिए 4 पद चाहिए, तो माध्य अनुपात जो है इसका यहाँ पर 2 बार यूज होगा, क्योंकि इसका जो गुना होगा इन दोनों के गुना के बराबर होता है, इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों के
बराबर होगा। यानी द्वितीय पद का जो गुना होगा, आंतरिक पदों का जो गुणनफल है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, ये हम समझ चुके हैं। ठीक, तो यहाँ फिर से यहाँ पर 160 और 250 का गुना, x का x से गुना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए x गुना x और 160 गुना 250, इसका x स्क्वायर हो गया। 160 और 250 250 को आप गुना करेंगे तो 40,000। वर्गमूल निकाल दीजिए, x बराबर 200 रुपये। तो ये हमारा उत्तर होगा, बी का वेतन 200 रुपये। 9, 11, 15 और 19, 9, 11, 15 और 19 प्रत्येक में क्या घटाया जाए जिससे कि अंतर क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। 4 पद दिए हैं और चारों में से क्या घटाया जाए, ऐसी एक समान राशि कौन सी घटाई जाए तो समानुपाती, इनका जो अंतर है वो क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। हम क्या मान लेते हैं इसमें, माना कि प्रत्येक में x घटाया जाए। ठीक, तो 9 में से भी x घटाएंगे, 11 में से, 15 से में और 19 में से भी, चारों जो दिए हैं इसमें से x घटाएंगे। ठीक, लेकिन दूसरा क्या बोल रहे हैं, घटाने के बाद जो है इनका अंतर समानुपाती हो जाए। तो 9 ऋण x अनुपात 11 ऋण x जो है, इनका जो संबंध है वही 15 ऋण x और 19 ऋण x में अनुपात होना चाहिए। बीच में समानुपात का चिन्ह हमने लगा दिया। फिर से देख लीजिए, 9 ऋण x अनुपात 11 ऋण x समानुपात 15 ऋण x अनुपात 19 ऋण x। अब इसको हल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक फ्रेम करते तक समझ में आ गया होगा। अब हल करते हैं। मैंने बताया था कि आंतरिक पद जो हैं उनका गुना और बाह्य पदों का गुना। बाह्य पद में क्या है, 9 ऋण x, तो 9 ऋण x को ले लिया और इसके साथ गुना किसका करेंगे आप, 19 ऋण x का। तो यहाँ पे देखिए 19 ऋण x को ले लिया। दूसरे साइड पे इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, 11 ऋण x और 15 ऋण x, 15 ऋण x और 11 ऋण x एक साइड पे, इसको एक साइड पे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इनका आपस में गुना कर दीजिए और इनका आपस में गुना कीजिए। देखते हैं, 9 गुना 19 का क्या हो जाएगा, 171। 9 और ऋण x का गुना ऋण 9x, ऋण x और 19 का गुना ऋण 19x और ऋण x और ऋण x का गुना धन x की घात 2 x स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार दूसरे पक्ष में राइट हैंड साइड पे देखते हैं, 15 गुना 11 165, 15 का गुना ऋण x से ऋण 15x, 11 का गुना ऋण x से ऋण 11x और ऋण x और ऋण x का गुना धन जो होगा x स्क्वायर होगा। अब यहाँ तक हमने हल किया है। ये जो x वाले हैं इसको आपस में जोड़ देते हैं, तो 171 ऋण 28x, क्यों, ऋण 9x और ऋण 19x, ऋण 28x और धन x स्क्वायर। इसी प्रकार 165 ज्यों का त्यों, ऋण 15x और ऋण 11x कितना हो जाएगा, ऋण 26x धन x स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब 171 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे और इधर का जो 26x है, ऋण 26x है, इसको ले आएंगे। ऋण 26x जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो धन 26x हो जाएगा। 171 को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये ऋण 171 हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब भी पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, धन का ऋण, ऋण का धन, गुना रहेगा तो भाग में और भाग में रहेगा तो गुना में हो जाता है। पक्षांतर की ये शर्तें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया ऋण 26x धन 26x और 171 को ऋण 171, और ये जो है धन x की घात 2, ये धन x की घात, ये आपस में कट जाएंगे। आप जानते होंगे दोनों पक्ष में जब एक ही समान राशि होती है तो आपस में वो दोनों कट जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसको छोटे रूप में ले आए हम। अब इसको यहाँ पर हल कीजिए। 26x में से 28x तो नहीं घटेगा, 28 में 26 घटाएंगे और 28 के सामने ऋण है तो ये ऋण 2। इसी प्रकार 171 में 165 घटेगा और 171 के सामने ऋण की चिन्ह ऋणात्मक है, इसलिए ऋण 6। आगे हल करेंगे x का मान निकालने के लिए, तो ये ऋण 2 है, पक्षांतर कर देंगे, गुना में है बट्टे में हो जाएगा, तो x का मान आएगा 3। तो ये हमारा उत्तर होगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें, और यदि कोई डाउट हो, शंका हो तो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं ताकि आपकी शंकाओं का, डाउट का समाधान कर सकें। और इस वीडियो चैनल से रिलेटेड कोई उपयोगी सुझाव है ताकि इसमें सुधार और परिवर्तन किया जा सके तो मुझे ज़रूर अवगत कराएं। थैंक यू।